गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ विथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो हम लोगों ने तीन फंक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्टिंग के साथ। नेक्स्ट फंक्शन इज directing, next function of management. Okay, ये रहा हमारा अगला फंक्शन विच इज डायरेक्टिंग। ओके, चलो अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या? डायरेक्टिंग मतलब होता है डायरेक्टर, किसी भी मूवी का डायरेक्टर, करेक्ट। अब डायरेक्टर का काम क्या है? वो डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट करता है मतलब वो दिशा दिखाता है, वो रास्ता बताता है, वो तरीका बताता है, वो एक वे बताता है, मेथड बताता है। कोई भी काम करने के लिए वो एक पाथ बताएगा आपको, पाथ ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन बताएगा कि भाई इसको कैसे करना है, ये ऐसे करो तो ऐसा दिखेगा, वैसे करोगे तो वैसा दिखेगा, करेक्ट। एक तरीके से वो आपको एक लाइन ऑफ एक्शन दिखाता है। ओके, अब डायरेक्टिंग ये जो फंक्शन है, इसको बिजनेस के तौर पे कैसे देखा जाए? बिजनेस के तौर पे देखा जाने का मतलब है कंपनी का जो मैनेजर होगा वो उस पूरी कंपनी को डायरेक्ट करेगा, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को नहीं, वर्कर्स को नहीं, पूरी कंपनी को। एक मैनेजर, एक सीईओ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब वो लोग डायरेक्ट करते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर मैनेजमेंट, करेक्ट। मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स, जो डायरेक्ट करने वाले लोग हैं, जो डायरेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो डायरेक्टिंग होता है मेंटरिंग करना, क्लियर। अब ये क्या करेंगे? पूरी कंपनी को चलाएंगे, एक तरीके से चलाएंगे, एक मेथड से चलाएंगे, एक वे से चलाएंगे। एम्प्लॉयज़ के लिए सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, हर कंपनी का अलग अलग होगा। एम्प्लॉयज़ को ऐसे करना है, काम ये करना है, वैसे करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतना सैलरी होगा। उसी तरीके से मशीनरी, जो उनका फंड्स है, पैसे है, वो पैसे भी कैसे यूज़ करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं, किस मेथड से यूज़ करने हैं, ये सब डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट करेंगे, करेक्ट। ओके, अब डायरेक्टिंग का एक मतलब हम लोग एम्प्लॉयज़ के तौर पे समझते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको गाइडेंस देंगे, उनको मोटिवेशन देंगे, उनको रास्ता बताएंगे कि आपको ये काम करना है, इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है आपको, करेक्ट। उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अच्छा, किसी भी कंपनी में बहुत सारे लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट होता है, फिर सीनियर मैनेजर लेवल, फिर जूनियर मैनेजर लेवल, उसके बाद एसोसिएट लेवल, और उसके बाद रेगुलर एम्प्लॉयज़, उसके नीचे वर्कर्स। ये पूरा एक हायरार्की है, ये पूरा एक चेन है जिसमें पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है वो बटे हुए हैं हर लेवल पे, करेक्ट। हर लेवल के ऊपर वाला उसका बॉस होता है, और नीचे वाला उसका एम्प्लॉय, उसका नौकर, और नौकर का ऊपर वाला जो लेवल होता है वो होता है उसका मालिक, करेक्ट। अब मालिक जो है वो नीचे वाले को गाइडेंस देगा। मतलब अगर 6 लेवल है तो मैनेजमेंट वाले सीनियर मैनेजर को बोलेंगे भाई तू इस तरीके से, तुझे ये डायरेक्शन है। सीनियर मैनेजर वाला जो असिस्टेंट मैनेजर है उनको डायरेक्शन देगा, असिस्टेंट मैनेजर एसोसिएट को डायरेक्शन देगा, एसोसिएट एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देंगे, और एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्कर को डायरेक्ट करेंगे, करेक्ट।
ओके, अब हम लोग थियो हेमान का एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो उन्होंने डायरेक्टिंग के लिए दिया हुआ था। ये रहा थियो हेमान, करेक्ट। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ ये देखिए डेफिनेशन क्या है। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन ऑपरेशंस कैरिड आउट एज प्लान्ड। करेक्ट। डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोसेस है और टेक्निक्स है। कुछ प्रोसेसेस है और कुछ टेक्निक्स है। एक सेकेंड रुक जाइएगा। प्रोसेस है एंड टेक्निक्स है जो यूज आती है किसमें, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस देने में, और एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान्ड। इंस्ट्रक्शंस देना और ये कंफर्म करना, ये सर्टन करना कि ऑपरेशंस होंगे जैसे प्लान्ड है वैसे। मतलब इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। समझ लो मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी का इनकम टैक्स का ऑडिट कंप्लीट करवाना है 15 दिनों में। करेक्ट। उसका इनकम टैक्स का ऑडिट कंप्लीट करना है 15 दिनों में। एक सेकेंड, मैं इसको वापस अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। ओके, एक कंपनी है, उसका ऑडिट करवाना है 15 दिनों में। तो जो मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा, अपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट को गाइड करेगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस इश्यू करेगा। ठीक है। और ये सर्टन करेगा, मतलब ये कंफर्म करेगा कि ऑपरेशंस मतलब ऑडिट, वो जो काम है, जो कर्म है, वो ऑडिट जैसे प्लान किया गया है वैसे ही कंप्लीट हो। सिंपल। करेक्ट। डायरेक्शन में मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इश्यू करेगा मैनेजमेंट अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इश्यू करेगा। सर एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स यहाँ कुछ लॉक हो रहा है। ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी थी इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस, मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इश्यू करेगा और ये कंफर्म करेगा कि ऑपरेशंस मतलब ऑडिट जैसे प्लान किया गया है वैसे ही कंप्लीट हो, वैसे ही कैरी आउट हो, वैसे ही वो ऑडिट हो। करेक्ट। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन इश्यू करने का जो काम है ये मैनेजमेंट कैसे करेगा, एक प्रोसेस और एक टेक्निक से। ऐसे ही नहीं कि बोल देगा अरे भैया ये ऑडिट कंप्लीट कर लेना, ऐसे नहीं करेगा। एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक प्रोफेशनल तरीका है
जिससे बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल ईमेल कर दिया जाएगा, या उनको एक इंस्ट्रक्शन नोट साइंड बाय चेयरमैन ऑफ द कंपनी और फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक इंस्ट्रक्शन नोट, एक इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट इश्यू कर दिया जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड तक ऑडिट इतने इतने दिनों में कंप्लीट कर देना, सो एंड सो ऑडिटर आने वाले हैं। करेक्ट। तो डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड टेक्निक utilizing in issuing instructions. utilizing in issuing instructions and making certain, और ये कंफर्म करना कि ऑपरेशंस जैसे प्लान किए गए हैं, ऑडिट जैसे प्लान किया गया कि ऐसा होना चाहिए वैसे ही कैरी आउट हो। सिंपल, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, क्लियर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहला है इनिशिएट्स एक्शन। ओके, इनिशिएट्स एक्शन। अब इनिशिएट्स एक्शन का मतलब, इनिशिएट एक्शन मतलब एक्शन स्टार्ट करना, ठीक है। एक्शन का श्री गणेश करना, एक्शन को शुरू करना। एक्शन मतलब काम, कर्म करने को आप स्टार्ट करो। डायरेक्शन से क्या होता है, देखो फाइनेंस मैनेजमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सिर्फ ये नहीं बोला था भाई ऑडिट कंप्लीट कर लेना, नहीं, उन्होंने डायरेक्ट किया था। डायरेक्शन में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ वो इस चीज़ का भी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई ऑडिट कैसे करना है, कौन सी चीज़ों पे जो ऑडिटर है वो ज़्यादा फोकस करेगा, कौन सी चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देगा, कौन सी चीज़ों को आपको कौन सी चीज़ों के लिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कौन से पार्ट है जिसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, कौन से पार्ट है जिसको वो नज़रअंदाज कर देंगे, उसके लिए आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करोगे तो भी चलेगा। करेक्ट। तो ये इस तरीके से पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरा डायरेक्शन मैनेजमेंट के तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक्शन लेते वक्त, काम करते वक्त उनको पता रहे कि क्या काम करना है, ठीक है। तो जो एक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट लेने वाला है, जो काम इनिशिएट करने वाला है, जो काम करने वाला है, जो एक्शन करने वाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके लिए भी डायरेक्शन फाइनेंस मैनेजमेंट की तरफ से आ चुके हैं। करेक्ट। तो डायरेक्शन देखो, अगर डायरेक्शन नहीं होगा, मैनेजमेंट ने अगर प्रॉपर जो अपना फंक्शन है डायरेक्शन का वो नहीं किया, तो हो सकता है क्या करे फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्या कर सकते हैं कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दे और जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस पर ध्यान ज़्यादा ना दे, और बाकी के जो अनइम्पॉर्टेंट, अननेसेसरी, इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको जमा करने में ही बहुत समय लग जाए। ऐसा भी हो सकता है, देयर में भी ये चांस। तो इसीलिए उसे प्रॉपर डायरेक्शन, ये जो मैनेजमेंट का फंक्शन है डायरेक्शन का, ये प्रॉपर अगर सेट हो, क्लियर, ये अगर प्रॉपरली सेट हो, अगर डायरेक्शन प्रॉपर हो, तो उनको एक्शन लेने में दिक्कत आएगी नहीं।
वो अप्रोप्रिएटली वही एक्शन लेंगे, वही काम करेंगे जो ज़रूरी है, अननेसेसरी काम करेंगे नहीं। क्लियर? अब नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ओके। अब इंटीग्रेट्स एफर्ट्स का मतलब क्या है कि देखो, अगर डायरेक्शन प्रॉपर हो, करेक्ट, तो सब लोग मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको काम क्या करना है। अब इसके लिए हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? समझ लो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था कि मैनेजमेंट ने डायरेक्शन दिया हुआ है किसको? फाइनेंस डिपार्टमेंट के, भाई आपको ये काम कंप्लीट करना है, ये ऑडिट कंप्लीट करवाना है, करेक्ट? अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको अगर सेल्स के डॉक्यूमेंट चाहिए तो सेल्स डिपार्टमेंट से बात करनी होगी, परचेज डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट चाहिए तो परचेज डिपार्टमेंट के साथ बात करनी होगी, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का अगर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो उनको एडवर्टाइजिंग के डिपार्टमेंट के साथ बात करनी होगी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट मेहनत करना चाहता है, वो मेहनत करेगा भी, लेकिन अगर उसे प्रॉपरली डायरेक्शन रहे तो जिस डिपार्टमेंट के साथ उसे बात करनी ज़रूरी है, जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स के साथ बात करेगा और उन डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके, वो तीनों चारों जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब मिल के इंटीग्रेट होके अपनी मेहनत से, सभी लोग मेहनत से अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ये ऑडिट सक्सेसफुली कंप्लीट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ना हो, डायरेक्शन अगर प्रॉपर ना हो, ठीक है, डायरेक्शन अगर समझ लीजिए कि प्रॉपरली नहीं दिया गया है, तो क्या होगा? आपको अगर समझ लो सेल्स डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ऑडिटर सेल्स वाले पे ही फोकस करने वाले, लेकिन आपके पास डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या करोगे? परचेस और एडवर्टाइजिंग के डिपार्टमेंट के पास ही ज़्यादा मेहनत कर दोगे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में, और सेल्स डिपार्टमेंट को शायद हो सकता है आप नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में काम करना क्या है। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्शन प्रॉपर रहे तो आप सबके साथ मिल के, आप सब लोग मिलजुल के इक्वली एफर्ट्स, तीनों चारों डिपार्टमेंट मिल के अपनी पूरी मेहनत लगा के आप ऑडिट सक्सेसफुली कंप्लीट करवा सकते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब ये रहा, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या? मीन्स ऑफ मोटिवेशन मतलब जब भी डायरेक्शन बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को दे, मालिक अपने नौकर को दे, तो जो प्रोफेशनल कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज है, जो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है, तो वो डायरेक्शन देते वक्त एक हुक्म के तौर पे नहीं देती। देखो, दो तरीके के बॉस होते हैं। एक होते हैं जो प्रॉपर बॉस होते हैं, जो हुक्म देते हैं, और दूसरे होते हैं वो टीम लीडर होते हैं। वो हुक्म नहीं देते, वो अपनी टीम को लीड करते हैं, टीम के साथ चलते हैं। करेक्ट? जितनी मेहनत टीम करेगी उससे 2 गुना ज़्यादा मेहनत टीम लीडर करेगा।
लेकिन बॉस ऐसा नहीं करता। बॉस क्या करता है, वो सिर्फ हुक्म देता है और बाकी उसे काम करवाता है। तो हाँ, हमें बॉस नहीं बनना, हमें क्या बनना है, टीम लीडर बनना है। क्लियर? तो जब डायरेक्शन प्रॉपर होता है तो जो मालिक होता है वो इंस्ट्रक्शन, वो हुक्म तो देगा, लेकिन हुक्म भी एकदम पोलाइटली, एक बहुत ही विनम्रता से देगा वो। ठीक है, बहुत ही पोलाइटली वो हुक्म देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे वो कहेगा कि अपने एम्प्लॉय को बोलेगा, भाई तुम ऐसे ऐसे काम कर लेना। अच्छा, बात करते हुए वो ऐसे नहीं बोलेगा तुम ये काम कर लो, वो बोलेगा भाई मुझे इस तरीके से काम होना चाहिए। एम्प्लॉय, तुम्हें क्या लगता है ये काम को हम किस तरीके से अंजाम दें? ये काम करने का, कोई भी ऑडिट करने के 4 तरीके, लेकिन हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? आपके स्किल, आपके टैलेंट के हिसाब से आप भी बताओ। इतना रिस्पेक्ट वो सामने वाले एम्प्लॉय को भी देगा, तो एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड फील करेगा। देखो, हर चीज़ सिर्फ पैसे से नहीं होती। कई बार पैसा बहुत मिल जाए, लेकिन जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो रिस्पेक्ट हज़ारों करोड़ों रुपए से भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पैसे कम मिले तो चलेगा, लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। तो डायरेक्शन देते वक्त जब मालिक रिस्पेक्ट के साथ उसे उसके ओपिनियंस, उसके टैलेंट, उसके स्किल के हिसाब से, उसके क्रिएटिविटी के हिसाब से उस डिसीजन लेने में उसके ओपिनियंस भी लेगा, तो वो भी मोटिवेटेड फील करेगा। ये डायरेक्शन देने का एक तरीका है। करेक्ट? अच्छा, नेक्स्ट, डायरेक्शन सिर्फ ऐसे ही नहीं, डायरेक्शन ऑब्वियसली फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल तरीक़ों से भी दिया जाता है। फाइनेंशियल मोटिवेशन, अच्छी सैलरी दी जाती है, अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है, उससे भी मोटिवेशन मिलता है। क्लियर? तो डायरेक्शन से ये भी एक, डायरेक्शन का ये एक बेनिफिट है कि एम्प्लॉयज़ खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। अच्छा, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, स्टेबिलिटी मतलब कंपनी स्टेबल है, बहुत ही अच्छी है। ऐसा मतलब अनसर्टन नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है कि आज कंपनी ने अच्छा कर लिया, वापस कभी नुकसान कर देगी, फिर वापस अच्छा कर लेगी, फिर वापस कई बार नुकसान हो सकता है। इस तरीके से नहीं होगा। सॉरी। करेक्ट? तो ये है प्रोवाइड स्टेबिलिटी वाला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? ओके। अच्छा, प्रोवाइड स्टेबिलिटी का मतलब, स्टेबिलिटी अगर हो बिजनेस में, तो वो कंपनी आगे बढ़ सकती है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकती है। क्लियर? लेकिन ये स्टेबिलिटी आएगी कैसे? एक कंपनी अच्छे से रन कैसे होगी? देखो, कंपनी में जैसे हम लोगों ने देखा, कंपनी का प्लानिंग बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत अच्छा था कि भाई उन्होंने सबसे पहले तो प्लानिंग बहुत अच्छा किया कि भाई हम लोग इस प्रोडक्ट का, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, उसका बिज़नेस करेंगे। फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया कि भाई हम लोग यहाँ से मशीनरी लेंगे, ये मशीनरी लेके आ गए, ये बिल्डिंग अच्छी ले ली। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग भी प्रॉपर कर लिया। उसके बाद स्टाफिंग वाला फंक्शन भी उन्होंने अच्छा कर लिया, मेहनती, अच्छे स्टाफ, टैलेंटेड, होशियार स्टाफ अपने यहाँ पे नौकरी के लिए रख लिए। लेकिन फिर भी कंपनी फेल हो सकती है। क्यों पता है? अगर डायरेक्शन प्रॉपर ना हो उस कंपनी को। तो देखो, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मशीनरी लगाए हुए हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं, कोई किसी पर हुक्म झाड़ी नहीं रहे, कोई किसी को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है, कोई किसी के ऊपर सुपरविजन कर ही नहीं रहे। अब मुझे बताओ, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को रखा गया है और उनको बोला है और उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला उनका बॉस है ही नहीं, तो बताओ वो काम करेंगे ईमानदारी से? नहीं करेंगे। वो काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, वो हमेशा थोड़ी आलसीगिरी करेंगे। लेकिन उनके ऊपर अगर सुपरविजन है, उनको अगर कंट्रोल करने वाला कोई स्ट्रिक्ट बॉस है, जो स्ट्रिक्ट भी है लेकिन साथ ही साथ अच्छा भी है, ठीक है, स्ट्रिक्ट भी है लेकिन साथ ही साथ अच्छा भी है, उन्हें मोटिवेट भी कर रहा है, उन्हें सही रास्ता दिखा रहा है कि आप ईमानदारी से काम करो, तब जाके कहीं कंपनी में काम अच्छे से होगा और कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। क्लियर? तो ये सब चीज़ें डायरेक्शन के थ्रू ही हो सकती है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस है,
एक मोटिवेशन है, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम इंसानों के हैं। कोई कंप्यूटर या करोड़ों की मशीनरी नहीं करेगी, ये इंसानों का काम है। मतलब इंसानों के पास से वो डायरेक्शन आना चाहिए, इंसानों ने वो करना चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन करने का काम, सुपरवाइज करने का काम, ये काम किसका है? ये काम मैनेजमेंट का है, ये काम बॉस का है। इसीलिए बॉस के पास डायरेक्शन वाला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होता है? स्टेबिलिटी मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट, कोपिंग अप विथ चेंजेस। ओके, कोपिंग अप विथ चेंजेस का मतलब है ये रहा, ठीक है? कोपिंग अप विद द चेंज। चेंज मतलब बदलाव। जैसे आप लोग देख रहे हो, देखो आज के डेट में दुनिया हर सेकंड बदल रही है, हर सेकंड। आप देखो, आज अगर आप कोई मोबाइल खरीद लो ना, 6 महीने बाद उसकी कॉस्ट उसके 25% होती है। क्यों? क्योंकि उसका अपडेटेड वर्जन रेगुलर तुरंत ही आ जाता है। ये आप खरीदते नहीं हो इस, अरे भाई जो मोबाइल खरीदा है, उसका जो स्क्रीन गार्ड है, उसका स्क्रीन गार्ड ख़राब हो उससे पहले तो उस मोबाइल का अपडेटेड वर्जन आ जाता है। मतलब दुनिया कितनी तुरंत बदल रही है, कितना चेंज है, कितनी डायनेमिज्म है दुनिया में। आज हमारी लाइफ है वो भी बहुत फास्ट चेंज हो रही है। तो ये चेंज के साथ कोप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुराने तरीक़ों से ही रह जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 कंपनी है, एम्बेसडर कार, नोकिया मोबाइल और टाइटन की घड़ी, ठीक है? ये 3 कंपनीज़ को आप देख लो, ये 3 कंपनीज़ के आज भी अगर आप मोबाइल, कार या घड़ी लेने जाओ, ये बेस्ट क्वालिटी के। क्लियर? लेकिन ये 3 कंपनी आज सबसे बड़ी फेलियर है अपने अपने बिजनेस में। क्यों पता है? क्यों? तो समय के साथ बदले नहीं, समय के साथ वो बदले नहीं। देखो, जैसे ही सैमसंग आया, वीवो आया, ओप्पो आया, वो अपना स्मार्टफोन लेके आए, वो नए नए फीचर्स लेके आए उस स्मार्टफोन में, लेकिन नोकिया चेंज नहीं हुआ। रैडो है या फिर और बहुत सारी वॉचेज़ है जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ की, जो ब्रांडेड कंपनीज़ की वॉचेज़ है, वो अपने अंदर इनोवेशंस लेके आए, करेक्ट? लेकिन टाइटन की घड़ी नहीं ला पाए। टाइटन की घड़ी अपना वही पुराना सड़ा हुआ मॉडल यूज़ कर रहे थे। क्लियर है? इसीलिए देखो, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आजकल मार्केट में नई नई चीज़ आती है, तो आपको भी मार्केट के साथ बदलना होगा, अट्रैक्ट करना होगा। जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन टाइटन, एम्बेसडर कार और इन्होंने अपना नोकिया ने अपना मॉडल, अपनी डिज़ाइन कुछ भी चेंज नहीं किया, उन्होंने अट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए आज ये तीनों कंपनीज पीछे रह चुकी है। क्लियर हुआ? चेंज नहीं कर पाए। अगर चेंज कर पाते तो वो भी दुनिया के साथ आगे बढ़ पाते, वो भी प्रॉफिट कमा पाते। तो कोपिंग अप विथ चेंज, डायरेक्शन से क्या होगा? देखो, अगर डायरेक्शन अगर मैनेजमेंट का प्रॉपर है तो एम्प्लॉयज़ अब एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है? एक दूसरे, देखो, अगर मैनेजमेंट अगर कंट्रोल प्रॉपर रखे तो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर उसका कंट्रोल अच्छा रहेगा। तो 2 डिपार्टमेंट के बीच झगड़ा अगर होने भी वाला होगा ना, तो दोनों डिपार्टमेंट के लोग थोड़े से सावधान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वाले मैनेजमेंट का जो डायरेक्शन है वो एकदम क्लियर कट है कि आपको झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करके मैटर सॉल्व करो। क्लियर? तो एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है? और जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जो भी चेंजेस आजकल देखो, पहले के ज़माने में सिर्फ मजदूर काम करते थे। आजकल तो आप कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज, वर्ल्ड की ए क्लास, यूएस की कंपनीज देखोगे तो वहाँ पे रोबोट्स काम करते हैं। क्लियर? तो ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब चेंजेस कब आएंगे? जब डायरेक्शन प्रॉपर होगा। क्लियर? डायरेक्शन प्रॉपर होगा तो लीडरशिप अच्छी होगी, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे काम करने, क्योंकि वो अपने लीडर को देख के प्रेरणा लेंगे, इंस्पायर होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी काम बहुत अच्छे से करेंगे। ये सब कब आएगा? जब एम्प्लॉय को अपने बॉस को देख के डायरेक्शन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा।
एक तरीका मिलेगा कि भाई मुझे कैसे करना है, इसे बोलते हैं डायरेक्शन। ये चेंज है, कोपिंग अप विद द चेंजेस, ये सिर्फ डायरेक्शन से आएगा, डायरेक्शन से ये बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है अभी तक, कई बार हम लोगों ने प्लानिंग में भी पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ा था, स्टाफिंग में भी पढ़ा था, ठीक है। अब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन मैं आपको वापस एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको उसमें से पता चल जाएगा कि भाई रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है। क्लियर? रिसोर्सेज मतलब वो जो भी चीज़ें जो आप बिजनेस करने के लिए यूज़ करते हो, लैंड, मनी, मशीनरी, एम्प्लॉयज़, ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब रिसोर्सेज है जिनको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हो बिजनेस करने के लिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो क्या है, प्रॉपर अगर डायरेक्शन हो, हर एम्प्लॉय को बता दिया गया हो कि भाई तुझे ऐसे काम ये करना है, क्लियर, तो हर कोई क्लियर है अपने माइंड में कि उनको क्या काम करना है। उनको मतलब सब लोग मिलजुल के भी काम करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी काम में। क्यों? क्योंकि हर एक को पता है कि मुझे क्या काम क्या करना है। अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या हर कोई कुछ भी काम करेगा और हर कोई, एक बंदा दूसरे के काम में शायद घुस सकता है, एक बंदा दूसरे के काम में इंटरफियर कर सकता है, ये हो सकता है प्रॉब्लम। क्लियर? अगर डायरेक्शन प्रॉपर ना हो, लेकिन डायरेक्शन अगर प्रॉपर है तो कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, सब अपना अपना काम करेंगे, सबको क्लियरली पता है कि क्या काम करना है, सब मिलजुल के भी काम कर पाएंगे। और इससे क्या होगा बेनिफिट? सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो काम सिस्टमेटिकली कंप्लीट भी होगा एंड कंपनी की भी तरक्की फटाफट होगी। कंपनी की तरक्की में कोई भी रुकावट या कोई भी देरी नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट, इससे क्या होगा देखो, और कंपनी के तरक्की में अगर रुकावट नहीं आएगी, इसका मतलब ये कि प्रॉफिट अच्छा होगा। प्रॉफिट अच्छा कब होगा? जब जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उसका 100% सदुपयोग होगा, प्रॉपर सदुपयोग होगा उसका, तभी प्रॉफिट फुल आएगा। करेक्ट है? मतलब कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो भी रिसोर्सेज, जो लैंड, मनी, मटीरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीनरी, ये जो भी आप यूज़ करोगे इनमें किसी में भी वेस्टेज नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा इनमें। आप जितना यूज़ करोगे वो 100%, 100% उसका सदुपयोग होगा। क्लियर? तो जो भी रिसोर्सेज आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, आपका वेस्टेजेस में लॉस बहुत कम हो जाएगा अगर प्रॉपरली डायरेक्शन रहेगा। क्योंकि सबको पता है उनको क्या क्या करना है, तो वो उसी तरीके से करेंगे जिसमें वो बेस्ट है। उनको काम भी ऐसा ही दिया जाएगा जिसमें वो बेस्ट है, जिसमें वो एक्सपर्टाइज्ड है। तो एक्सपर्ट पर्सन वो काम करेगा तो उसमें नुकसान होने के तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्शन से ही ये बेनिफिट मिल सकता है। जब डायरेक्शन प्रॉपर होगा तभी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। अच्छा, टीम स्पिरिट मतलब क्या है? टीम के अंदर जोश, स्पिरिट मतलब जोश। देखो, अगर डायरेक्शन प्रॉपर हो तो हर टीम के अंदर अपना एक जोश होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है किसको क्या करना है, वो मिलजुल के वो काम कर सकते हैं। ठीक है? क्रिएट्स टीम स्पिरिट। अब देखो डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन के वक्त क्या होगा, मैनेजमेंट डायरेक्शन देगा, भाई सेल्स डिपार्टमेंट तुम ये काम कर लेना, फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम ये काम कर लेना, परचेज डिपार्टमेंट तुम ये काम कर लेना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट तुम ये काम कर लेना। ठीक है? ये चारों डिपार्टमेंट के लोगों को अपना अपना काम समझा दिया गया है। तो इससे क्या होगा, सब लोग अपना अपना काम करेंगे और मिलजुल के काम कर पाएंगे। तो
किसी को ये डर नहीं रहेगा कि मेरा काम कहीं वो छीन ना ले, ठीक है। और सबको पता है कि हम लोग हमारा जो काम कर रहे हम जो हमारा काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम कंपनी को योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो हर किसी पर्सन को अपनी, जब वो काम करेगा, हर एम्प्लॉय जब वो काम करेगा तो वो एक स्पिरिट, एक जोश से काम करेगा कि मैं एक टीम मेंबर के तौर पे, हम सब लोग मिल के एक टीम के तौर पे इस कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। तो उनके अंदर वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा, वो टीम स्पिरिट जागेगा, वो जोश जागेगा कि हम लोग एज अ टीम, हम लोग एक टीम मिलके, हम लोग एक पूरा परिवार मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एम्प्लॉय, जो भी काम कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनका टैलेंट, उनके अंदर हुनर क्या है, ये हुनर भी ढूंढ सकते हैं अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए तो। देखो, कई बार होता है कि हमारे अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन हमारे अंदर वो टैलेंट है लेकिन हम लोग उसे पहचान नहीं पा रहे। कई बार इस चीज़ के लिए, इसीलिए पहले के जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो बोलते थे कि एक गुरु का होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर शिष्य गलत हो जाए तो उसे उसकी गलती सिर्फ गुरु ही बता सकता है, क्योंकि गुरु उसका टीचर है, वो उसमें एक्सपर्ट है। जो काम शिष्य कर रहा है वो गुरु उसमें बहुत आगे पहुंच चुका है, इसीलिए वो उसे प्रॉपर गाइड कर सकता है, प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से जब भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसके अंदर का पोटेंशियल, मैनेजमेंट जो उसका बॉस होता है उसे कई बार पता चल जाता है कि भाई ये एक पर्सन है, ये एक बंदा है जो काम करने के लिए आया है, ठीक है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी उसके अंदर बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मतलब वो सीए का काम तो करेगा ही, लेकिन एमबीए जो मैनेजमेंट का काम करेगा उससे भी बहुत अच्छे तरीके से काम वो लीडरशिप का कर सकता है। भले ही वो सीए हो, लेकिन काम वो एमबीए का बहुत ही और भी अच्छे तरीके से वो कर सकता है। तो ये कब पता चलेगा? जब वो मैनेजमेंट प्रॉपरली डायरेक्ट करेगा उस इंडिविजुअल को कि भाई तू ऐसे ऐसे काम कर। उसका काम देख के उसे पता चलेगा कि भाई सीए का काम तो चलो ये भैया अच्छे से तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एमबीए का भी काम उससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से कर रहे हैं। तो उस इंडिविजुअल के अंदर की जो कैपेबिलिटी है, उस इंडिविजुअल के अंदर का जो हुनर है, टैलेंट है, वो प्रॉपरली एक्सप्लोर हो रहा है, वो प्रॉपरली दिख के आ रहा है। क्लियर? ये सिर्फ प्रॉपर डायरेक्शन से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू। मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली डायरेक्ट करे तभी उस इंडिविजुअल के अंदर की कैपेबिलिटी बाहर आ सकती है। वो मैनेजमेंट जो है वो उस इंडिविजुअल को समझ लो फोर्स कर सकता है कि तुम 8 नहीं तुम 10 घंटे काम करो। उस इंडिविजुअल को, उस एम्प्लॉय को लगेगा यार मुझ पर ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो मैनेजमेंट जानता है कि तू इतना काम कर सकता है, तो तेरे अंदर का जो ये पोटेंशियल है, तेरे अंदर की जो कैपेबिलिटी है, हुनर है, टैलेंट है, इसे मैं क्यों बाहर ना लाऊं? लेकिन ये सिर्फ प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू ही हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने देखा कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, उनको प्रॉपर डायरेक्शन रहेगा, उन्हें पता रहेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, उन्हें ये जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, उन्हें अपने दिल ही दिल में ये एहसास होगा कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ इससे कंपनी की बहुत तरक्की हो रही है, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो जब वो इतने पॉजिटिवली काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर का जो काम है वो और अच्छे से उभर के आएगा।
उनकी एफिशिएंसी और अच्छी होगी, वो जो भी काम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, सिर्फ करने के लिए नहीं करेंगे। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो काम हम सिर्फ दिल पे पत्थर रख के करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वही काम अगर हम दिल से करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। लेकिन दिल को उस वक्त पॉजिटिव होना, खुश होना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए एक चीज़ समझिए कि जब भी एम्प्लॉय खुश होगा, मोटिवेटेड होगा, तो उसकी एफिशिएंसी लेवल वो बहुत, माइंड उसका पॉजिटिव होगा तो उसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत ही अच्छे तरीके का होगा। वो जो भी काम करेगा बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का काम करेगा। नेक्स्ट, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, उसे बोलते हैं कोऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर मतलब कोई भी कंपनी है, उसमें मैनेजमेंट अपने सारे डिपार्टमेंट्स को बोल रही है कि भाई तुम ऐसे ऐसे काम कर लेना, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल दिया तुम सेल्स वाले से पैसा, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेना, ठीक है। समझ लो, चलो ये एग्जांपल नहीं लेते, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसे 100 ट्यूबलाइट्स का ऑर्डर मिला है, ठीक है, 100 ट्यूबलाइट्स का ऑर्डर मिला है। अब देखो सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई मुझे इतना माल चाहिए बना के, करेक्ट। तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा कि वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा मुझे ये प्रोडक्ट, जो भी रॉ मटेरियल्स है वो मुझे आप ला के दे दो, मैं मैन्युफैक्चरिंग करके सेल्स डिपार्टमेंट को दे देता हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट आगे बेच देगा। परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या बोलेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि भाई मुझे इतना इतना पैसा ला के दे क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है। क्लियर? तो ये चारों डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे के साथ बात करके, कम्युनिकेट करके काम कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन ये कब पॉसिबल है पता है, जब प्रॉपर डायरेक्शन रहेगा। ये हर डिपार्टमेंट को पता है कि मुझे ये काम करना है, उसके लिए मुझे बात किससे करनी है, मुझे किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, किसके साथ कोऑपरेट करके काम करना है, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। मतलब डायरेक्शन से बेनिफिट क्या होगा, कोऑपरेशन का। क्लियर? ये था हमारा डायरेक्शन वाला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है फिफ्थ, हमारा सेकेंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब, सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग का मतलब जान लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा ना, कोऑपरेशन, उसी का मिलता जुलता है, उसी का छोटा भाई बोल सकते हैं हम लोग, उसी का छोटा भाई है कि कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं क्या करूँगा, जिन जिन लोगों से मुझे काम करवाना है मैं उन लोग के साथ बात करूँगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, आप मुझे ये काम करके दे देना। 4 लोग हैं, 4 लोगों में से एक को बोलूँगा तू पहला काम कर, तू दूसरा कर, तीसरे वाले को बोलूँगा तू तीसरा कर, चौथे वाले को बोलूँगा तू चौथा कर। ये चारों काम कंप्लीट होने के बाद मैं उन सब कामों को मिला के अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद समझ लो मेरी किराने की, ग्रोसरी की शॉप है, दुकान है मेरी, और मुझे पता है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तुरंत ही मुझे 100 किलो चावल लगेंगे क्योंकि लोग भाग के आएंगे मेरे पास ख़रीदने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट करूँगा, मैं किसान से कोऑर्डिनेट करूँगा कि भाई जब भी लॉकडाउन खुल जाए तो मेरे लिए 100 किलो चावल तैयार रखना। फिर मैं मेरे ट्रांसपोर्टर से कोऑर्डिनेट करूँगा कि जब भी लॉकडाउन खुले तो उसके पास लेने के लिए पहुँच जाना, किसान के पास 100 किलो चावल। फिर मैं वेयरहाउस, जो मेरा गोडाउन है, उसके साथ मैं कोऑर्डिनेट करूँगा और उससे बोलूँगा ट्रांसपोर्टर लॉकडाउन के बाद तुझे डिलीवर करने आएगा, तू गोडाउन पे माल उतार लेना। ये है कोऑर्डिनेटिंग। मतलब एक काम करवाना है मुझे, 100 किलो चावल बेचना है, उसके लिए मुझे किन किन लोगों, जो काम करना है, जिन जिन लोगों के साथ काम करना है, उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करूँगा, उनके साथ मैं मिलजुल के बातचीत करके अपना काम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करवाऊँगा कि ये काम कंप्लीट कैसे करना है। क्लियर? ये है कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग इसका एक डेफिनेशन देखते हैं फ्रॉम आवर वेरी गुड पर्सन हेनरी फ्योल, जिसके अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। चलो, अब हेनरी फ्योल ने क्या कहा है,
ओके, अब हेनरी फेयोल का डेफिनेशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले, टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। मतलब कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या है? हार्मोनाइज करना। हार्मोनाइज मतलब शांति अमन वाला रिलेशन रखना, ठीक है, शांति और अमन वाला रिलेशन रखना, सबके साथ मिलजुल के काम करने का एक रिलेशन अच्छे से रखना। टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न। हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न मतलब, कंसर्न मतलब एक कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़, कंपनी के अंदर जो भी काम होने वाले उनको हार्मोनाइज करना। मतलब जो डिपार्टमेंट अलग अलग काम कंपनी में करने वाले उन कामों को एक साथ हार्मोनाइज करना, एक साथ उन डिपार्टमेंट्स को साथ में लाके एक काम कोई भी कंप्लीट करवाना, सबको मिला के जुला के काम कंप्लीट करना। ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंसर्न मतलब सब डिपार्टमेंट्स को मिला के काम कंप्लीट करना। और लेकिन काम कंप्लीट कैसे? हार्मोनाइज करवा के, उनके अंदर रिलेशन एकदम शांति अमन खुशी वाला लाके, झगड़ा करवा के वो अपना काम एक दूसरे के साथ मिलके करे वैसे नहीं, एकदम अच्छे से वो अपना रिलेशन, सारे डिपार्टमेंट्स अपना रिलेशन एक साथ मिलजुल के एज अ फैमिली हार्मोनाइज करके, रिलेशन सबके अंदर खुशी का रिलेशन रख के, हार्मोनाइज रिलेशन रख के, टू फैसिलिटेट वर्किंग मतलब वो काम करे, वो काम हो, और एंड इट्स सक्सेस और सक्सेसफुली वो काम हो। मतलब एक कंपनी के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स मतलब सारी एक्टिविटीज़ मिलजुल के हार्मोनाइज होके खुशी से काम करेगी। क्यों? तो कोई भी एक पर्टिकुलर काम है, टू फैसिलिटेट वर्किंग मतलब ये हार्मोनाइज क्यों करेगी? ताकि कोई एक काम करने के लिए, 100 किलो चावल बेचने के लिए ट्रांसपोर्टर, गोडाउन वाला, किसान और दुकान वाला ये चारों मिलके काम करेंगे। क्यों? तो टू फैसिलिटेट वर्किंग मतलब वो काम करने के लिए, और एंड इट्स सक्सेस मतलब सक्सेसफुली वो काम कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ काम कंप्लीट नहीं होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा काम हो गया तो गलत हो जाएगा। वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि होना चाहिए था, एज इट वॉज प्लान्ड, वैसे ही काम कंप्लीट होना चाहिए। एंड इट्स सक्सेस। क्लियर? एक बार डेफिनेशन प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न। ठीक है, हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? चलो, टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज करना। किसको? सारी एक्टिविटीज, सारे डिपार्टमेंट के काम ऑफ अ कंसर्न, एक कंपनी का हार्मोनाइज क्यों करना है? टू फैसिलिटेट क्यों करना है? तो वर्किंग फैसिलिटेट करने के लिए, काम कंप्लीट करने के लिए, और उस काम के सक्सेस के लिए। मतलब काम सिर्फ ऐसे ही कंप्लीट नहीं करना है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। क्लियर? ये था हेनरी फेयोल का डेफिनेशन फॉर कोऑर्डिनेशन। टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज all the activities of a concern to facilitate working and its success. To coordinate is to harmonize all the activities of a concern to facilitate working and its success. Clear? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम लोग चलेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ
कोऑर्डिनेटिंग। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेटिंग ज़रूरी क्यों है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एनकरेजेस टीम स्पिरिट। ये हम लोगों ने पिछले वाले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा था डायरेक्शन, उसमें ही हम लोगों ने देख लिया है कि टीम स्पिरिट एनकरेज होती है। टीम स्पिरिट एनकरेज कैसे होगी, तो सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, हर किसी को पता रहेगा उनको क्या काम करना है, उनका योगदान उन्हें पता है, कंपनी के सक्सेस में वो क्या योगदान दे रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। और सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो हर एम्प्लॉय को ये एहसास होगा कि मैं एक बहुत ही अच्छी टीम का हिस्सा हूँ, और उसके अंदर वो टीम वाला एक जोश जागेगा। क्लियर? ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन रहता है तो डायरेक्शन प्रॉपर मिलता है, ये भी हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि उसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ बात करनी है, मैन्युफैक्चरिंग वाले को पता है कि उसको परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, परचेज डिपार्टमेंट को पता है उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। कोऑर्डिनेशन मतलब सब लोग एक दूसरे, जिसको ज़रूरत है जिसके साथ बात करके, कम्युनिकेट करके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कंप्लीट करना। करेक्ट? ये होता है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है, हर किसी को पता है कि उसे क्या काम करना है और उसे उस काम कंप्लीट करने के लिए किससे बात करनी है, तो इससे क्या होगा, वो लोग प्रॉपरली डायरेक्शन दे पाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट प्रॉपरली अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बोल पाएगा कि भाई तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मैन्युफैक्चरिंग वाले के साथ बात करो। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो अपने वहाँ के एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे पाएगा, इंस्ट्रक्शन दे पाएगा कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो, तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, परचेज डिपार्टमेंट के साथ बात कर लेना। तो अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा तो हर एक दूसरे के साथ डायरेक्शन भी आप प्रॉपर दे सकते हो। हर किसी को डायरेक्शन प्रॉपर दिया जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन बराबर है तो। करेक्ट? समझ लो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसका कोऑर्डिनेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, मतलब किससे बात क्या करनी है उसे ये पता ही नहीं है, तो वो प्रॉपरली डायरेक्शन दे पाएगा? समझ लो आप ही हो, आप किसी कंपनी के मालिक हो गए हो, आप किसी कंपनी के मालिक हो, आपको बोला गया है कि आपके अंडर 100 लोग हैं, आपको पता ही नहीं है कि 100 लोग कौन क्या काम कर रहा है, तो आप कोऑर्डिनेट बराबर से कर नहीं पाओगे। अगर आप कोऑर्डिनेट ठीक से कर नहीं पाओगे, समझ लो आप फाइनेंस वाले को बोल देंगे अरे तूने एडवर्टाइजिंग बराबर नहीं की थी। करेक्ट? आप फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के बंदे को क्या बोलोगे, यार तूने मार्केटिंग बराबर नहीं की थी, ये गलत हो जाएगा। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला बोलेगा अबे कहाँ से आ गया बे तू, मैं फाइनेंस वाला हूँ, मैं थोड़ी मार्केटिंग करूँगा। तो आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि किसके साथ कौन सी क्या बात करनी है। ठीक है? किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, किसके साथ मिलके काम करना है, आपको ये पता ही नहीं। मार्केटिंग का काम आप फाइनेंस वाले को बोल रहे हो तो आपको ये पता ही नहीं कि मार्केटिंग का काम करने के लिए किस बंदे को कॉन्टैक्ट करना है। कोऑर्डिनेशन आपको पता ही नहीं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन पता नहीं है तो आप प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। आप प्रॉपरली मार्केटिंग के पर्सन को ढूंढ के आप उनको नहीं बोल पाओगे कि भाई तुम मार्केटिंग इस तरीके से करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको कोऑर्डिनेशन ही नहीं करना आ रहा है, आपको ये पता ही नहीं कि कोऑर्डिनेशन किसके साथ करना है, तो आप डायरेक्शन दे ही नहीं सकते हो। अगर आपको पता है कि मार्केटिंग पर्सन कौन है तो आप उसको कोऑर्डिनेट करके उसको डायरेक्शन दे सकते हो। क्लियर? कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे काम करो। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। ओके, अब हम लोग चलते हैं फैसिलिटेट्स मोटिवेशन पे। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा। आपको आगे के अगर पॉइंट्स सुनने हो, जैसे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आगे के पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? तो ये हम लोग लास्ट पॉइंट सिर्फ हमारा कवर करेंगे फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। करेक्ट? आगे के पॉइंट्स के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए प्लीज़ मेरे अगले वीडियो को आप देखिए।
नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, जिसका ना जो है फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कोई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये वो पहले हम लोग देख चुके हैं। एम्प्लॉय खुश है, मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, उनको टीम एफर्ट्स टीम का एक हिस्सा होने में उनको खुशी है, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन है, उनके अंदर जोश है। अच्छा, ये सब है तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव उनके अंदर वाइब्रेशंस होंगे। क्लियर? उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। मोटिवेटेड रहेंगे, वो काम बहुत ही जोश से, एनर्जेटिकली पॉजिटिव होकर, खुश होकर करेंगे, तो मोटिवेटेड रहेंगे, तो उनके काम की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बेस्ट होने वाली है। एफिशिएंटली काम करेंगे, दिल पे पत्थर रख के नहीं करेंगे, दिल से करेंगे, इसीलिए क्वालिटी भी काम की बहुत अच्छी होने वाली है। अकॉर्डिंगली उनकी भी तरक्की होगी और कंपनी की भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने वाली है। ये था हमारा फैसिलिटेट्स मोटिवेशन वाला थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट्स और आगे के चैप्टर्स या फिर आगे का जो हमारा लास्ट कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड इवनिंग, बाय।